हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने एक नई यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाए वो ऑथेंटिक कंटेंट हो। जिस किसी एग्जाम के लिए दिया जाए वह कंटेंट आपके पास ऑथेंटिक और अपडेटेड रूप में पहुंचे। जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर्टिकुलर जिस एग्जाम को टारगेट करके आपको जो कंटेंट दिया जाएगा इस क्लास के थ्रू, वो कंटेंट ऐसा कंटेंट देने की पूरी कोशिश होगी कि इस क्लास के अलावा आपको फिर कोई और क्लास देखने की आवश्यकता न पड़े। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों में यूपी आयोग के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा आरओ एआरओ की वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को मद्देनजर हम आज से अपने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये क्लासेस केवल इसी एग्जाम के लिए ही नहीं है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एसएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो वह भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि जनरल साइंस वाला जो सेगमेंट है वो हर एग्जाम में अपनी उतनी ही इंपोर्टेंस रखता है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि इसमें बेसिक टू एडवांस हर एक फैक्ट हर एक कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाए, जिससे ये सारी एग्जाम एक साथ कवर अप हो पाए। ठीक है, अभी मैं जनरल साइंस वाले पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीमे धीमे जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा वैसे वैसे अदर क्लासेस भी आप लोगों के सामने आती रहेंगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। राइट, जनरल साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं किसकी, साइंस की, तो साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग की क्लास थोड़ी धीमी रहे। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, साइंस को हम कितनी पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं? दो पार्ट में। एक हम बात करें नेचुरल साइंस, एक होता है आपका नेचुरल साइंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सोशल साइंस। तो आपका जो सोशल साइंस वाला पार्ट होता है उसमें जो भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लाइक कैस हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स विल कवर इन सोशल साइंस, यानी कि उन्हें हम सोशल साइंस में कवर करते हैं। वहीं अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस में बेटा क्या क्या पढ़ते हैं हम? नेचुरल साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और फिर बायोलॉजी को अगेन हम डिवाइड करते हैं। तो वो चीज हम देखेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे साइंस, साइंस में भी नेचुरल साइंस में भी बायोलॉजी वाले सेगमेंट से, क्योंकि नेचुरल साइंस से नेचुरल साइंस को ही हम क्या कह देते हैं? जनरल साइंस। ठीक है, और जो सोशल साइंस होता है उसे हम क्या कह देते हैं? फिजिक्स, वो क्या कहते हैं, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या भी कहते हैं हम? लाइफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो आज से हम प्रॉपर वे में अपना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी वाले सेगमेंट से। अब देखिए, पहले बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मैंने सिलेबस आप लोगों के सामने रखा है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा सब डिविजन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देखो बायोलॉजी भी किसी का डिवीजन है। बायोलॉजी किसका डिवीजन है? नेचुरल साइंस का। फिर इस बायोलॉजी को डिवीजन किया जाएगा तो वो हमें देखने हैं किसके अंतर्गत? सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। फिर हम देखेंगे क्या? बायोलॉजी इवोल्यूशन, यानी किस तरीके से जैव विकास होता है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। फिर हम देखेंगे टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। फिर हम देखेंगे सेल। फिर हेरिडिटी। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरक। फिर हम देखेंगे जो मानव शारीरिकी होती है, क्रिया विज्ञान होता है, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिसायोलॉजी। फिर हम देखेंगे प्लांट फिसायोलॉजी। फिर डिसीज एंड ट्रीटमेंट, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड टॉपिक। ठीक है, इससे ये यूपी आयोग का सबसे चहेता टॉपिक है। इससे हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट मिसलेनियस। ये टॉपिकों से रिलेटेड कुछ चीजें छूट भी जाएंगी तो वह हम कवर करेंगे कहाँ से? मिसलेनियस से। ठीक है,
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज से हम बायोलॉजी। देखिए, जैसा कि बेटा आप सभी को पता है जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और वो दो शब्द कौन से हैं? दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, यानी कि बायोस प्लस लॉजी, यानी बायोलॉजी में दो शब्द इंक्लूड है। वो दो शब्द कौन से हैं? दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक है आपका बायोस और दूसरा है आपका बेटा लोगोस, ठीक है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि सजीवों का अध्ययन या जीवन तथा सजीव जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। यह हमें पता चला कहां से? बायोलॉजी को तोड़ करके हमने जब देखा तो उसे पढ़ा तो वहां से हमें पता चला कि लाइफ की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि जीवन तथा सजीव जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब ये चीजें तो हमने पढ़ ली कि बायोलॉजी को हमने तोड़ करके देख लिया और उसका मीनिंग हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द आया था, तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था वो सबसे पहले 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1802 बाय साइंटिस्ट लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ओके, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये तो हुई कि बायोलॉजी के बेस पर हमने पता लगाया, बायोलॉजी वर्ड से हमने पता लगाया उसकी डेफिनेशन। लेकिन इसके बेस पर जो डेफिनेशन निकल के आती है बायोलॉजी की, वो क्या होती है? वो आप लोग नीचे देख पा रहे होगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव जीवों के उद्भव, विकास व जनन आदि अनेक जैविक क्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप एक्सपेरिमेंटली देख पाते हो, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव जीव, ठीक है। जैसे कि आप अगर किसी को देखते हो, आपके सामने किसी बच्चे का जैसे जन्म हुआ, ठीक है, तो बच्चा क्या है? भाई सजीव जीव है। दूसरी बात, उसका उत्पत्ति आपके सामने हुई, यानी कि उद्भव आपके सामने हुआ, ठीक है। उत्पत्ति यानी कि उसका ओरिजिन आपके सामने हुआ, उसका डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो भी आपके सामने हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी जो भी जनन प्रक्रिया होंगी वो भी आपके सामने होंगी। यानी कि अपने सामने उस पर्टिकुलर सजीव जीव की सारी क्रियाएं, ठीक है ना, उद्भव, विकास या जनन प्रक्रियाएं, वो सभी प्रक्रियाएं आप अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, यानी कि प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटली रूप से आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जीव विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव जीवों के उद्भव, विकास व जनन आदि अनेक जैविक क्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डन, ठीक है। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो बायोलॉजी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई? दो ग्रीक वर्डों से, ठीक है ना, उसका हमने अर्थ जाना, फिर हमने बायोलॉजी की परिभाषा यानी डेफिनेशन समझी। बायोलॉजी शब्द की सबसे पहले प्रयोग किया था 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। और अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में ही कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी किसी का क्लासिफिकेशन है। वो किसका क्लासिफिकेशन है? वो साइंस का क्लासिफिकेशन है। साइंस को किस तरीके से हमने डिवाइड किया था? नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। फिर नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। नेचुरल साइंस को सॉरी तीन पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो वो बायोलॉजी को भी फिर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी बायोलॉजी की भी अपनी अलग ब्रांच होती है। तो बायोलॉजी की मेनली तीन ब्रांच होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? यानी कि बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया जाता है, वो आपका जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। जो जंतु विज्ञान होता है, जूलॉजी होती है, तो जूलॉजी में बेटा क्या होता है? जूलॉजी में जंतु
अगर जूलॉजी की हिंदी में हम बात करें तो जंतु, इससे आप समझ पा रहे हो कि जंतु विज्ञान यानी कि इसमें जंतुओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं जूलॉजी। देखिए मैं पढ़ भी देता हूँ आपके सामने, जो आपकी डेफिनेशन दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। यानी कि जूलॉजी, तो देखो बेटा जूलॉजी, ये है जूलॉजी, यानी जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यानी कि जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। जंतु विज्ञान जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। आप कहेंगे सर आपने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, हाँ, बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, यानी कि जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक कौन है? अरस्तु, यानी कि अरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं सेकंड ब्रांच की बायोलॉजी की, तो वो सेकंड ब्रांच जो है वो क्या है आपकी? बॉटनी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, बॉटनी, ठीक है ना, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान बेटा क्या होती है? बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। जैसा कि उसकी अगर हिंदी वर्जन देखें बॉटनी का, तो बॉटनी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और वनस्पति का मतलब क्या होता है? पादप, यानी कि पादप जगत से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही होंगी। अब मैं बढ़ता हूं आपको नेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए, हमने पता कर लिया जूलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी के फादर कौन होते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बॉटनी के भी फादर होंगे। तो बॉटनी के फादर आप देख पा रहे होंगे, फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे आपके? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। सो थियोफ्रेस्टस कौन है? बॉटनी के फादर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं तीसरी ब्रांच की, यानी कि बायोलॉजी के तीसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान में ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था जिन्हें हम नग्न आंखों से या नेक्ड आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। उन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऐसे जीवों का अध्ययन आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, सूक्ष्म जीव विज्ञान सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो नग्न आंखों से दिखाई देने के लिए बहुत छोटे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं ऐसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं जीवाणु की, जैसे मैं बात करूं विषाणु की, जैसे मैं बात करूं कवक की, मैं बात करूं प्रोटोजोआ, शैवाल, इस तरीके के जो भी जीव होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब हमने जान लिए कि भाई इनकी डेफिनेशन जान ली, इनके फादर जान लिए, तो माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर हमें पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हमने बात की थी किसकी? अभी हमने बात की थी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप जैसे देख पा रहे होंगे कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो वो होंगे आपके कौन? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी वो आपके होंगे कौन? वो होंगे आपके लुईस पास्चर। कौन होंगे? लुईस पास्चर। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी ल्यूवेन हॉक, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुईस पास्चर को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने, लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में योगदान दिए थे। योगदान किस सेंस में? कि जो रेबीज, रेबीज का जो टीका था, रेबीज के टीके बनाने में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने पाश्चुरीकरण विधि बताई, इन्होंने किंडवन विधि बताई। तो पाश्चुरीकरण, किंडवन, रेबीज, ये सभी किससे रिलेटेड थे? ये सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड थे। तो इनके बारे में अध्ययन किया था और इनके बारे में बताया था किसने? लुईस पास्चर ने, ठीक है। यानी कि लुई पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में योगदान दिया था। उदाहरण के लिए रेबीज का टीका, पाश्चुरीकरण, किंडवन, ठीक है ना। इसलिए इन्हें माइक्रो
मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक या पिता कहा जाता है। किसे? लुईस पाश्चर को। ठीक है। रेबिज का टीके से संबंधित, यानी कि अगर आपको कुत्ता काट लेता है, कोई डॉगी अगर आपको काट लेता है, ठीक है, तो काटने से क्या होता है कि कभी कभी क्या है, आपको दिखता है कि भाई हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से भी डर लगने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके की बीमारी क्रिएट हो जाती है कुत्तों को काटने से। तो उसका टीके का जो खोज की थी, उसमें जो योगदान दिया था, वो थे आपके लुईस पाश्चर। इसलिए इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं पाश्चुरीकरण की, पाश्चुरीकरण विधि क्या होती है? तो पाश्चुरीकरण विधि क्या होती है वो आपको समझ लेना चाहिए। पाश्चुरीकरण विधि बेटा क्या होती है? क्या होता है कि अगर जो कच्चा दूध होता है, ठीक है ना, कच्चा दूध यानी कि भैंस का या गाय का तुरंत निकला हुआ दूध, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चा दूध कहते हैं। ठीक है। तो वो कच्चा दूध रूम टेम्परेचर पर होता है। अगर उसे कुछ देर के लिए हम छोड़ दें, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग देखते हुए कि कच्चा दूध जो होता है भाई, पैकेटों में जो दूध भरा जाता है वो कौन सा दूध भरा होता है? वो भी ठंडा होता है। तो वो पाश्चुरीकरण प्रोसेस के द्वारा उसे पैकेटों में भरा जाता है। अब पाश्चुरीकरण प्रोसेस होती क्या है? देखो, हम जो दूध को क्या करते हैं, जैसे जो कच्चा दूध होता है, ठीक है ना, तो कच्चा दूध जो होता है उसे तुरंत गर्म करने की सलाह क्यों दी जाती है? वो उसे गर्म करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि उससे गर्म करने से क्या होता है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है। तो दूध को लगभग लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव जो कार्य करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कार्य करते हैं, वो आपके 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क करते हैं। ठीक है। तो जो कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध रूम टेम्परेचर पर आते ही क्या होने लगता है? वो खराब होने लगता है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दूध जितना जल्दी गर्म हो जाए उतना बचने के उसके चांस रहते हैं। तो सबसे पहले उसे गर्म करने की सलाह दी जाती है और लगभग लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे गर्म किया जाता है। ठीक है। 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद उसे सलाह दी जाती है उसे ठंडा करने की। ठीक है। तो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि बिना 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए, डायरेक्ट 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, यानी कि फर्मेंटेशन, ओ सॉरी, पाश्चुरी पाश्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है। यानी कि 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल हुए दूध को डायरेक्ट 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग होता है, जिस प्रोसेस का उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाश्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चुरीकरण। ठीक है। और ये जब कर लेते हैं 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड दूध गर्म, उसके बाद 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दूध गर्म होता है उसे हम पैकेटों में भरते हैं। यानी कि मेनली ये होता है 0 से 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। जिन्हें पैकेटों में भरते हैं और पैकेटों वाला दूध लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है। यानी खराब नहीं होता है। तो ये होती है आपकी पाश्चुरीकरण प्रोसेस। अब हम बात करते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। तो किण्वन या फर्मेंटेशन क्या होती है? किण्वन या फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है आपकी, वो क्या होती है बेटा? शुगर से शुगर से ठीक है ना, शुगर से ईस्ट की प्रेजेंस में, किसमें? खमीर, खमीर या ईस्ट की प्रेजेंस में एल्कोहल का निर्माण करना, यानी कि एल्कोहल बनाना। शुगर से ईस्ट या खमीर की मदद से एल्कोहल का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन या किण्वन। तो इन सभी के बारे में जो योगदान था वो किसका था? लुईस पाश्चर का। ठीक है। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का पिता या जनक। ठीक है। इनकी दो पुस्तकें भी मैंने लिखी हैं, तो इनकी दो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो लुईस पास्चर ने दो किताबें लिखी थी, बुक्स। एक थी आपकी लाइफ बिगेट्स लाइफ और दूसरी ओरिजिन ऑफ लाइफ। कभी कभी पूछ लेता तो याद रखिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें जानने की कोशिश की। ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें जान लेते हैं। चूंकि ये इंट्रो क्लास है तो कुछ बेसिक चीजें हमें जान लेना आवश्यक होता है। हमने पता कर लिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब हमें पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ मेडिसिन होते हैं बेटा, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन एक तरीके से कौन सी मेडिसिन? एलोपैथी। तो अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए कि फादर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन, तो आप क्या लिख के आएंगे? हिप्पो
हिप्पोक्रेट्स। क्या लिख के आएंगे? हिप्पोक्रेट्स। यानी हिप्पोक्रेट्स आपके फादर ऑफ मेडिसिन हैं या फिर एलोपैथी मेडिसिन के जनक। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। वहीं अगर आपसे पूछे कि होम्योपैथी मेडिसिन के जनक यानी कि होम्योपैथी मेडिसिन के फादर कौन है, तो वो है आपके सैमुअल हेनमैन। ठीक है, सैमुअल हेनमैन। फिर अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि इंडियन मेडिसिन के जनक कौन है, तो वो है आपके आचार्य चरक। आचार्य चरक इंडियन मेडिसिन के जनक थे। अगर फिर आपसे पूछे फादर ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा के जनक कौन होंगे, तो शल्य चिकित्सा के जनक हैं आपके आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी कि फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। आचार्य चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, सैमुअल हैनमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन जो एलोपैथी मेडिसिन होती है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को कहा जाता है। लुइस पास्चर ने दो किताबें भी लिखी थी, लाइफ बिगिट्स लाइफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाएगा? एंटोनी ल्यूवेन हॉक को कहा जाएगा। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाएगा? थियोफ्रेस्ट सॉरी फादर ऑफ जूलॉजी आपके एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आज की क्लास आपकी इंट्रो क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट करेंगे सब डिविजन्स ऑफ। जो चैप्टर अगला हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, वो हम स्टार्ट करेंगे सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एनाटॉमी क्या हुआ, वर्टिकल्चर क्या हुआ, सेरिकल्चर क्या हुआ, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत से टीचर या बहुत से बच्चे डायरेक्ट सेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी छोड़ देते हैं, जबकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है और प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है ना, और कुछ भी ना छोड़ते हुए, चाहे हमें वो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि हमें क्या करना है? क्वालिफाई एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर क्लास पसंद आई है तो अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों के सामने लेके आई जाए। दूसरी बात यह है कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें और क्लास आप लोग एंजॉय कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।